नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात सिक्किम की। 50 साल पहले सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, तो इसके पीछे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का साहस और रणनीतिक कौशल था, जिन्होंने चीन के विरोध की परवाह न करते हुए सिक्किम का भारत में विलय करा लिया। लेकिन सवाल यह है कि आज़ादी के समय ही सिक्किम पूरी तरह भारत में शामिल क्यों नहीं हुआ? क्या वहाँ की रानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एजेंट थी और भारत के खिलाफ साजिश रच रही थी? क्या है इस खूबसूरत राज्य का इतिहास और क्यों सिक्किम चीन को लेकर भारत की चौकसी की सबसे मजबूत चौकी है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं इन तस्वीरों से। सिक्किम एक अंगूठे की शक्ल में एक इसका नक्शा है और बहुत ही खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह भारत में कम ही है। और ये तमाम तस्वीरें आप और देखिए, कुछ तस्वीरें खास तौर पर ये, इनको देखकर आपको लगेगा कि ये कहाँ की तस्वीरें हैं। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। हिमालय का रत्न कंचनजंगा, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत, सिक्किम की शान है। यह अकेला राज्य है जहां पूरी तरह से जैविक खेती होती है। सैलानियों को बेहद लुभाने वाले इस राज्य में खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दुर्लभ प्रजातियों का घर है। गंगटोक यहाँ की राजधानी है, लेकिन सिक्किम का सबसे ज्यादा महत्व सामरिक मोर्चे पर है, जो इसे भारत और चीन के लिए एक रणनीतिक बिंदु बनाता है। आज़ादी के समय अन्य सैकड़ों रियासतों की तरह सिक्किम का भारत में विलय नहीं हुआ था। ये काम तो 28 साल बाद हुआ था और उन्होंने ही किया था जिनका जिक्र हमने शुरू में किया, यानी इंदिरा गांधी। भारत की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हौसले का ये नतीजा था। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास ही नहीं, इसका भूगोल भी बदला था। अमेरिकी 7वें बेड़े की परवाह न करते हुए 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आया था, लेकिन सिक्किम की चुनौती बाकी थी, जो भारत का संरक्षित राज्य तो था लेकिन पूर्ण राज्य नहीं था। चीन इसे भारत का हिस्सा मानने को तैयार ही नहीं था। सिक्किम की सीमाएं नेपाल, भूटान, तिब्बत यानी चीन और पश्चिम बंगाल से लगती हैं। नाथुला दर्रा भारत चीन व्यापार और रणनीति का केंद्र रहा है, यानी इस सामरिक स्थान पर भारत का संपूर्ण प्रभुत्व चीन के खतरे को देखते हुए जरूरी था। 1962 में चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी शक्ति की करो मौलिक आराधना पर विश्वास करती थी। उन्होंने तय कर लिया था कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य जरूर बनेगा। यह आसान नहीं था और यहाँ भी एक अमेरिकी एंगल था। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर सिक्किम के जो राजा हैं, चोग्याल उनको कहते हैं, और उनकी रानी, ये रानी है जो इधर भी आपको नजर आ रही हैं और इधर भी। ये दरअसल अमेरिका की थी। सिक्किम के चोग्याल यानी राजा पाल्डेन थोंडुप नामग्याल, ये नामग्याल वंश के राजा थे। 333 साल पुराना ये राजवंश है। और यहाँ पर इनकी रानी थी होप कुक। ये अमेरिका से थी, जैसा मैंने बताया। होप कुक चोग्याल को यानी राजा को उकसा रही थी कि अगर वो सिक्किम को पूरी तरह आज़ाद कराने की लड़ाई छेड़े तो अमेरिका उनकी पूरी मदद करेगा। आप कल्पना करिए, ये उस समय का दौर है जब बांग्लादेश का युद्ध हो चुका था। अमेरिकी रणनीति CIA पूरी तरह से फेल हो गया था और यहाँ पर एक अमेरिकन महिला जो रानी थी, दूसरी पत्नी थी, उन्होंने राजा को भड़काया कि किसी तरह से भारत से अगर तुम आज़ादी की बात करो पूरी तरीके से तो अमेरिका तुम्हारा साथ देगा। होप कुक ने महल की बहुत सी बहुमूल्य कलाकृतियां और पेंटिंग्स अमेरिका पहुंचा दी थी और इसीलिए
माना जाता था, बहुत लोग इस बात को कहते थे कि वो अमेरिकी इशारे पर काम कर रही हैं, राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय होने की वजह से भी शायद ऐसा कहा जाता था। उनसे मिलने के लिए बहुत से विदेशी मेहमान आते रहते थे और वो सिक्किम की आज़ादी को लेकर लेख वगैरह भी लिखती थी। अब चूंकि हमारी कहानी में ये राजा रानी आ ही गए हैं, तो क्यों ना इनका इतिहास भी खंगाल लिया जाए, और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में ये आप थोड़ा सा और सिक्किम की स्थिति देख लें। एक तरफ नेपाल, एक तरफ चीन, इधर भूटान, और ये एक छोटा सा रास्ता जहाँ से पश्चिम बंगाल की ओर ये पूरा जाता है, चिकन नेक जिसको हम कहते हैं, और बांग्लादेश। तो इसकी सामरिक स्थिति को आप समझ सकते हैं। 17वीं शताब्दी में यानी 1642 में फुटसोग नामग्याल, इनको जिनकी तस्वीर हम यहाँ निकाल कर लाए हैं, इन्हें लेप्चा समुदाय ने पहला चोग्याल बनाया। चोग्याल मैं फिर से बता दूं आपको, चोग्याल माने राजा। ये वही समय था जब आगरा में अकबर अपने पूरे जलाल के साथ भारत के बड़े हिस्से पर शासन कर रहा था। उस समय सिक्किम एक स्वतंत्र बौद्ध रियासत के रूप में विकसित हुई, जिसके तिब्बत, भूटान और नेपाल से गहरे संबंध थे। नामग्याल राजवंश की राजशाही, जैसा मैंने बताया, अगले 333 वर्षों तक यानी 1975 तक कायम रही, लेकिन इस बीच बहुत से उतार चढ़ाव आए। 19वीं शताब्दी में नेपाल के गोरखा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच टकराव बढ़ रहा था, तेजी से बढ़ रहा था। गोरखा भी चाहते थे कि अपना शासन बढ़ाएं, और अंग्रेज आप जानते ही हैं कि किस तरह से उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तमाम राज्यों को हड़पती जा रही थी। तो दोनों की टकराहट का ये क्षेत्र बन रहा था सिक्किम और उसके आसपास का इलाका। और नतीजा क्या हुआ? 1814 में एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ। इसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक बहुत ही भीषण युद्ध था जिसमें गोरखा लोगों ने ज़बरदस्त बहादुरी का प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ भी बड़े चकित थे और उन्होंने गोरखा रेजिमेंट बनाई, भारत की फ़ौज में, यानी ब्रिटिश फ़ौज जो उस समय थी उसमें शामिल किया, और आज भी भारत की फ़ौज में गोरखा रेजिमेंट है। तो 1814 में ये युद्ध हुआ, भीषण युद्ध, और इसने कई क्षेत्रों में जहां कब्जा कर लिया था, ख़ास तौर पर गोरखा साम्राज्य में, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल भी था जो आज हमारे उत्तराखंड में का हिस्सा है, वहां भी गोरखा शासन आ गया था। तो अब इन ब्रिटिश और इनके बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में अंततः अंग्रेज़ों ने जीत हासिल की, और इसका नतीजा क्या हुआ यहाँ पर देखिए। कुमाऊं और गढ़वाल जो वर्तमान उत्तराखंड का हिस्सा है वो ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। यानी आप कल्पना करिए कि क्या कुमाऊं और गढ़वाल के बिना भी भारत था, लेकिन ये नेपाल पे थे। ये अंग्रेज़ों ने एक तरह से कब्ज़ा किया गोरखा साम्राज्य से लड़कर, इन्हें 1814 के इस युद्ध के बाद अपने साम्राज्य में मिलाया उन्होंने। तो इस संधि का जो दूसरा परिणाम क्या हुआ? तराई का बड़ा हिस्सा जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है नेपाल से लगा हुआ, इस पर अंग्रेज़ों को नियंत्रण मिला। हालांकि बाद में कुछ हिस्से नेपाल को वापस भी किए गए, और इसी में सिक्किम को नेपाल से पूरी तरह मुक्त करा के एक स्वतंत्र रियासत के रूप में ब्रिटिश संरक्षण में ले लिया गया। सिक्किम का कुछ हिस्सा ऐसा था जहां गोरखा लोग हमला करते थे और वहां पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया। इसके बाद 1817 में एक और संधि हुई जिसे सुगौली संधि कहा जाता है। इसके तहत सिक्किम को औपचारिक रूप से ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त हो गया। अब इस सुगौली संधि और फिर 1861 में तुमलोंग संधि के तहत सिक्किम पूरी तरह से अंग्रेज़ों के हाथ में था, यानी जो ब्रिटिश भारत था उसका एक हिस्सा बन गया। अंग्रेज़ों की ऐसा करने के पीछे एक वजह थी, वो सिक्किम को तिब्बत और भारत के बीच एक बफर स्टेट के रूप में रखना चाहते थे, यानी बीच का एक क्षेत्र, बफर, यानी सीधी आमने सामने हमारी सेनाएं ना हो, बीच में एक छोटा सा राज्य एक बफर के रूप में रहे ताकि सीधा आमना सामना ना हो। और इस तरह उन्होंने
सिक्किम की स्वायत्तता को भी बनाए रखी, यानी चोग्याल जो राजा था उसका आंशिक प्रभुत्व बना रहा। इधर भारत में आज़ादी की लड़ाई परवान चढ़ रही थी और 15 अगस्त 1947 की भोर भी आ गई। एक नया भारत सामने था। सैकड़ों रियासतों का भारत जो रियासतें थी उन्हें भारत का हिस्सा बनाया गया और सिक्किम भी एक रियासत ही थी। यहाँ पर आप जानते हैं उस समय हैदराबाद में और साथ में जूनागढ़ में और कश्मीर में ये कुछ जगह विरोध हुआ, लेकिन अंततः ये सभी भारत के हिस्से बनने को राज़ी हुए। लेकिन सिक्किम का मसला थोड़ा सा अलग रहा। सिक्किम को कोशिश की गई कि इसका जो स्वरूप है वो बरकरार रखा जाए। शायद इसके पीछे भी एक बफर स्टेट बनाए रखने की जो अंग्रेज़ों की समझ थी वो बरकरार रखना था। यानी 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सिक्किम पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं बना। ये एक संरक्षित रियासत थी जहां भारत ने इसकी रक्षा और विदेश नीति का जिम्मा लिया। आंतरिक मामले चोग्याल के पास ही रहे, यानी जो राजा था उसके पास रहे। भारत ने यहाँ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विशेष अधिकार हासिल किए और तय हुआ कि सिक्किम के लोग भारतीय पासपोर्ट के साथ विदेश यात्राएं कर सकेंगे। सिक्किम में एक विधानसभा बनी जहां कुछ निर्वाचित सदस्य थे और तमाम राजा द्वारा मनोनीत भी किए जाते थे। 1950 में इसके लिए बाकायदा एक संधि हुई जिसे भारत सिक्किम संधि कहा जाता है, जिसने इस व्यवस्था को एक औपचारिक रूप दिया। लेकिन सिक्किम में भी जो भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसका प्रभाव पड़ा था। स्वतंत्रता और समता का प्रश्न वहाँ भी लोगों को आंदोलित कर रहा था और वो राजशाही को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि सिक्किम स्टेट कांग्रेस जैसे संगठन चोग्याल के निरंकुश शासन के खिलाफ संघर्ष तेज करने लगे और भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों की मांग भी करने लगे। 1960 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस यानी SNC का गठन हुआ। इस पार्टी ने आगे चलकर विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आंदोलन 1970 के दशक में और तेज हो गया। ये वो दौर था जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और गूंगी गुड़िया की छवि तोड़कर आयरन लेडी के रूप में सामने आ गई थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सिक्किम सीमा चीनी सैनिकों के आक्रामक रवैये को रोकने के लिए बेहद जरूरी हो चली थी। ये तस्वीर, ये जिस समय विलय हुआ ये उसकी तस्वीरें हैं। उसके बारे में ये कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी हम बताते हैं आपको। 1970 के दशक में सिक्किम में अशांति बढ़ रही थी, आंदोलन बढ़ रहे थे और जो चोग्याल, पाल्डेन, थोंडुम, नामग्याल थे उनके खिलाफ एक लोकतांत्रिक आंदोलन जोर पकड़ रहा था। 1973 में विरोध प्रदर्शनों ने सिक्किम को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने शाही महल को घेर लिया और इंदिरा गांधी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। इंदिरा गांधी ने सिक्किम में भारत की सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी और उसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदले। और कैसे बदला सिक्किम, यहां देखिए। 1974 में वहां चुनाव हुए जिसमें काजी दोरजी के नेतृत्व वाली सिक्किम कांग्रेस ने जीत हासिल की और उसी साल एक नया संविधान अपनाया गया। एक नया संविधान जिसमें सम्राट की भूमिका को नाम मात्र के पद तक सीमित कर दिया गया। लेकिन अभी मसला बाकी था। 1975 में एक जनमत संग्रह कराया गया जिसमें 2/3 योग्य जो मतदाता थे उन्होंने भाग लिया। और जनमत संग्रह में क्या हुआ, राजशाही को खत्म करने और भारत में शामिल होने के लिए 59,637 वोट डाले गए, जबकि 1,496 वोट इसके विरोध में पड़े। यानी 97% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। अब सिक्किम को भारत संघ के रूप में या उसमें शामिल करने के लिए एक राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए लोकसभा में 36वां संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसे संसद में पारित किया गया और राष्ट्रपति थे उस समय फखरुद्दीन अली अहमद। उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी और इस तरह 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। 50 साल हो गए, दुनिया देखती रही और उस समय इंदिरा गांधी ने ये कमाल किया।
ये कमाल चीन की आंखों के नीचे हुआ। चीन इसको बिल्कुल भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन ये हो गया। एक नया दौर शुरू हुआ और चर्चा होने लगी कि आखिर इंदिरा गांधी ने ऐसा कैसे किया। इंदिरा गांधी की रणनीति थी कि सिक्किम की सामरिक स्थिति को सुरक्षित किया जाए और लोकतांत्रिक आंदोलनों का समर्थन करके चोग्याल की शक्ति को कम किया जाए, और उनकी कूटनीति ने सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना दिया, बिना किसी बड़े सैन्य संघर्ष के, जैसा बांग्लादेश के समय हुआ था। चीन ने सिक्किम के भारत में विलय को शुरू में मान्यता नहीं दी और इसे अवैध कब्जा करार दिया। इंदिरा गांधी ने इसकी कभी परवाह नहीं की। उनका पूरा शासन, उनका दौर, उसके बाद फिर राजीव गांधी का शासन, दोनों माँ बेटे शहीद हो गए, लड़ाई चलती रही। फिर नरसिम्हा राव का शासन, उसके बाद जब वाजपेयी जी बने प्रधानमंत्री तो फिर 2003 में एक परिवर्तन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर गए, एक समझौता हुआ और भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया और बदले में चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा स्वीकार कर लिया। यह अलग बात है कि बीजेपी से जुड़े तमाम नेता अभी भी तिब्बत की आज़ादी की बात करते हैं। वे भूल जाते हैं कि वाजपेयी जी के समय ही यह समझौता हो गया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और अब सिक्किम पर चीन कोई बात नहीं करेगा। हालांकि जब डोकलाम विवाद हुआ उसके बाद चीन ने धमकी दी थी कि सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में मान्यता देने के अपने फैसले पर वो पुनर्विचार कर सकता है। बहरहाल इतना तो तय है कि इंदिरा गांधी की जो दूरदर्शी रणनीति थी उसने सिक्किम को वक्त रहते भारत का हिस्सा बनाया और भारत की सामरिक स्थिति को हिमालयी क्षेत्र में मजबूत कर दिया। सिक्किम आज भारत का एक गौरवमयी राज्य है जो अपनी सुंदरता, संस्कृति और पर्यावरणीय पहल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कभी मौका लगे तो सिक्किम जरूर जाइए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि सच बताने का हमारा यह सिलसिला आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नए एपिसोड की जानकारी तुरंत मिले, इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें। अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.